नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 2। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत 2 बजे की 2 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। सबसे पहले पहली और बड़ी खबर आपको बताते हैं दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश का खुलासा कर दिया गया है। स्पेशल सेल ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के मोबाइल से अहम जानकारी भी पाई गई है। आतंकियों के व्हाट्सएप ग्रुप से पाकिस्तान के नंबर मिले हैं। पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स के इशारे पर ये आतंकी काम कर रहे थे। आतंकियों के देवबंद कनेक्शन की भी पुष्टि यहां पर हो गई है। आगे बढ़ते हुए दूसरी और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मौसम में बदलाव के साथ ही कोरोना ने अपनी रफ्तार को बढ़ाना अब शुरू कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिर से छोटे स्तर पर लॉकडाउन लगाने की बात कह दी है। वहीं अगर प्रदेश की बात की जाए तो दिवाली के बाद पहली बार सोमवार को 2000 से ज्यादा मामले सामने आए। चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। नीतीश सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है। विजय चौधरी को मिला ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण कार्य। मंगल पांडे की बात की जाए तो मंगल पांडे को मिला स्वास्थ्य और पथ निर्माण विभाग। मेवालाल चौधरी को मिला शिक्षा विभाग। अशोक चौधरी को भवन निर्माण समाज कल्याण विभाग दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंगल पांडे की बात की जाए तो मंगल पांडे को स्वास्थ्य और पथ निर्माण विभाग दिया गया है। विभागों का बंटवारा यहां पर हो गया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हो चुकी है। स्पेशल सेल ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। आतंकियों के मोबाइल से अहम जानकारी प्राप्त हुई है। आतंकियों के व्हाट्सएप ग्रुप यहां पर पाए गए हैं और इस व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान के नंबर मिले हैं। पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स के इशारे पर ये आतंकवादी काम कर रहे थे। आतंकियों के देवबंद कनेक्शन की भी पुष्टि हुई है। दूसरे राज्यों के आतंकी नेटवर्क से भी संपर्क में थे ये दोनों। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली को दहलाने की साजिश का खुलासा हो गया है। नाकाम ये साजिश यहां पर हो गई है, लेकिन जो मोबाइल बरामद हुए हैं उससे अहम जानकारी मिली है। पाकिस्तानी नंबर पाए गए हैं और दूसरे राज्यों में कैसे आतंकवादियों के नेटवर्क के संपर्क में थे ये दोनों, इसकी भी पुष्टि हुई है। हालांकि जांच पड़ताल अभी और गहनता से हो रही है और कई और खुलासे होने की संभावना है। दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली की स्पेशल सेल ने आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। दिल्ली को दहलाने की साजिश को भी फेल कर दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सराय काले खां इलाके से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। पकड़े गए आतंकियों की पहचान अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अशरफ के तौर पर हुई है। अब्दुल लतीफ की उम्र महज 22 साल है, जबकि मोहम्मद अशरफ 20 साल का है। दोनों जम्मू कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकी कुपवाड़ा के रास्ते पीओके जाने की कोशिश में थे, लेकिन सेना की भारी तैनाती और चौकसी की वजह से वो नाकाम रहे। पुलिस के पूछताछ में पता चला है कि जैश के आतंकी दिल्ली में वारदात को अंजाम देने के बाद नेपाल के रास्ते से पीओके जाने की फिराक में थे। दिल्ली पुलिस को दोनों आतंकियों के बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों आतंकियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और फिर कल रात दिल्ली पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के दोनों आतंकियों को सराय काले खां के मिलेनियम पार्क के पास से धर दबोचा। पुलिस ने आतंकियों के पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दिल्ली में बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद ये नेपाल के रास्ते पीओके जाने वाले थे और एक आतंकवादी संगठन है जैश ए मोहम्मद, इससे उनका संबंध बताया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बड़ी साजिश को अंजाम देना था, लेकिन उससे पहले ही स्पेशल सेल के ऑफिसरों ने इनके मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। कैमरामैन अरुण के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में पकड़े गए दोनों आतंकियों के पास से 2 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस के अलावा 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आतंकियों के पास से आधार कार्ड, डेबिट कार्ड भी बरामद कर लिया है। आतंकियों के पकड़े जाने के बाद हमारे संवाददाता नीरज गौड़ ने जानने और समझने की कोशिश की कि आखिरकार आतंकियों की साजिश पुलिस ने कैसे नाकाम की।
दिल्ली के जनकपुरी स्पेशल सेल के ऑफिस पर मौजूद हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं जो दो आतंकवादी हैं इनको यहाँ से पुलिस ने यहाँ से लेकर के जा रही है। और जिस तरीके से जो जानकारी मिली थी कि ये दोनों जो आतंकवादी हैं सराय काले खां जो कि मिलेनियम पार्क है अक्षरधाम मंदिर के ठीक पीछे का इलाका है यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद में पूरी तरीके से ट्रैप लगाया गया और उस इलाके को घेरा गया। उसके बाद में इन दोनों को यहाँ से पकड़ा गया है और फिर इनको स्पेशल सेल के ऑफिस में रखा गया है जहाँ से इनको ले जाया जा रहा है। और इनकी पूरी साजिश ये थी कि दिल्ली में एक बड़ी साजिश को अंजाम देना था। कई इलाकों में ये लोग जो हैं रैकी कर चुके थे और इसमें जो दोनों की पहचान है वो अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अशरफ के तौर पर हुई है। और इसी के साथ एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। दिल्ली के कई इलाकों में ये लोग रैकी कर चुके थे और टारगेट किलिंग यानी किसी एक आदमी को निशाना बनाना था इनको। और इसी के साथ भीड़ वाले बाजार और यहाँ तक कि धार्मिक स्थल हैं वो भी इनके निशाने पर हो सकते हैं। इस तरीके की जानकारी मिली है क्योंकि कई जगहों पर रैकी की थी। अभी इनको गिरफ्तार किया है, पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दोनों जो हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और एक आतंकवादी संगठन है जैश ए मोहम्मद, इससे उनका संबंध बताया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बड़ी साजिश को अंजाम देना था, लेकिन उससे पहले ही स्पेशल सेल के ऑफिसर ने इनके मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। कैमरामैन अरुण के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में छोटे स्तर पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। दिल्ली में शादी समारोह में आने वाले लोगों की संख्या घटा दी गई है। शादी समारोह में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। भीड़ बढ़ने पर बंद कर दिए जाएंगे बाजार, ये केजरीवाल की ओर से कहा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की जिस तरीके से लगातार कोरोना का ग्राफ दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, जो स्थिति है वो नियंत्रण में नहीं नजर आ रही है। इसको देखते हुए जो जानकारी सामने है वो ये कि अब लॉकडाउन छोटे स्तर पर लगाया जा सकता है। देखिए तस्वीरों में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लॉकडाउन की तैयारी क्या है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने साझा किया। शादियों में संख्या सीमित कर दी है। आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। हमने देखा कि कुछ बाज़ारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। प्रदेश में फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद आपको सावधान कर देने वाली खबर सामने आई है। दीपोत्सव के साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रदेश में मंगलवार की बात की जाए तो मंगलवार को 2169 कोरोना केसेस दर्ज किए गए। प्रदेश में बदलते मौसम और फेस्टिवल के दौरान हुई भीड़ भाड़
को इसके पीछे की वजह माना जा रहा है। अभी प्रदेश में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 18,000 के पार है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि प्रदेश में नवंबर के दूसरे सप्ताह से दिसंबर तक कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। चिकित्सा मंत्री ने जनता से सावधान रहने और मास्क जरूर लगाने की अपील की है। अगर जनता अपनी सावधानी नहीं छोड़ेगी और सरकार के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि ये आम आदमी का जीवन बचाने के लिए सरकार के प्रयास हैं, इसमें आम आदमी की भागीदारी, आम आदमी का सहयोग जरूरी है। जिस प्रकार अभी सहयोग दिया जनता ने, वैसा ही सहयोग भविष्य में भी निरंतर मिलता रहे तो राजस्थान में संक्रमण की इस चेन को हम तोड़ पाएंगे, ये संक्रमण की संख्या को हम कम कर लेंगे और इस महामारी से आम व्यक्ति की जिंदगी बचा पाएंगे। और इधर बुलंदशहर गैंगरेप केस में आरोपी कमरुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस बुलंदशहर केस में अन्य 2 आरोपियों की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि पीड़ित ने सोमवार को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। आरोप लगाया था कि पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मामले में 24 अक्टूबर को मामला दर्ज हुआ था। आरोपियों पर 16 अक्टूबर को किडनैपिंग के बाद गैंगरेप का आरोप लगा था। हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ आरोपी गैंगरेप केस में 2 अन्य आरोपियों की तलाश अब भी की जा रही है। सोमवार को पीड़ित ने खुदकुशी कर ली थी और ये जानकारी सामने आई थी कि पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया था और इसके चलते पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले को लेकर एक्शन में नजर आ रही है और मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। समुद्र में चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए भारत अब अपने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को मजबूत कर रहा है। समुद्र में चीन की ताकत का जवाब देने के लिए समंदर में भी तैयारियों को मजबूत किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर अरब सागर में मालाबार युद्धाभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज और भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में क्वाड में शामिल चारों देश संयुक्त शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया है। कल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए जय निवास पर रखा गया है, जहां उनके समर्थक और स्थानीय लोग उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके अंतिम यात्रा में मंत्री बीडी कल्ला, पी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास, भंवर सिंह भाटी समेत कई मंत्रियों के शामिल होने की चर्चा है। आपको बताते चलें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल पिछले 6 महीने से बीमार चल रहे थे और वेंटिलेटर पर थे। उन्हें ब्रेन हैमरेज के बाद पैरालिसिस का अटैक आया था। मेघवाल के निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर फैल गई। 2 बजे उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और चर्चा ये भी है कि मंत्री यहां पर पहुंचेंगे। इस अंतिम यात्रा में मंत्री बीडी कल्ला, पी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास, भंवर सिंह भाटी समेत कई मंत्री पहुंचेंगे। इससे पहले अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने ट्विटर के जरिए ये भी जानकारी दी कि जब काम साथ में किया गया तो वो जो व्यक्तित्व है वो हमेशा याद किया जाएगा और साथ ही परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने व्यक्त की हैं। जब ये खबर सामने आई तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, पूरे देश में एक तरीके से राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी। मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन, लंबे समय से वेंटिलेटर पर वो थे।
राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे। दोपहर 2 बजे का वो समय बताया जा रहा था जब राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अंतिम यात्रा में मंत्री बीडी कल्ला, पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास, भंवर सिंह भाटी, देखिए सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर अंतिम यात्रा और इसमें बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, जो लोग उन्हें हमेशा से पसंद करते रहे, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि कोशिश जरूर ये की गई कि भीड़ भाड़ ज्यादा ना आए, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीधी तस्वीरें जहां पर अंतिम विदाई, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले 2 बजे का समय बताया जा रहा था, लेकिन अब थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। समर्थक यहाँ पर मेघवाल के अंतिम दर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए इसी भीड़ की यहाँ पर जानकारी सामने आई थी, क्योंकि जो जुड़ाव उनका लोगों से था, इससे पहले हमेशा से ही वो जन सेवक के तौर पर जाने जाते रहे हैं। और जो जुड़ाव उनका लोगों से था, जब भी वो जन सुनवाई करते थे, लोगों से मिलते थे, तो उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो बेबाकी से हमेशा जवाब देते थे, यानी कि कभी आश्वासन वो नहीं देते थे जन सुनवाई के दौरान। अगर संभव होता था समस्या का समाधान तो वो वहीं पर समाधान करते थे, और अगर नहीं होता था तो वो बेबाकी से मना कर देते थे, लेकिन कभी आश्वासन उन्होंने नहीं दिया। एक सच्चे नेता के तौर पर हमेशा से वो जाने जाते रहे हैं। समर्थक मेघवाल के अंतिम दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। उनके जाने से जो खाली हुई है। और चलिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता नरेंद्र राठौड़ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, इससे पहले जानकारी ये थी कि 2 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं, कितनी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा और कौन कौन यहाँ पर मौजूद है? नरेंद्र, हमें बताना चाहूंगा कि यहाँ पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, भंवर सिंह भाटी और नरेंद्र बुढ़ानिया, प्रताप सिंह खाचरियावास, ये सब पहुंच चुके हैं। और अब कुछ ही समय बाद जो इनकी अंतिम यात्रा रवाना होगी, जो सादुलपुर विधायक है कृष्णा पुनिया, वो भी यहाँ पर इनकी अंतिम यात्रा रवाना होगी। जो सादुलपुर विधायक है कृष्णा पुनिया, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और कुछ ही क्षणों में यहाँ से अंतिम यात्रा रवाना होगी। इसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इन्होंने पुष्प चक्र भी अर्पित कर दिए हैं। लोगों का सुबह से ही तांता लगा हुआ था, लोगों ने इन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। अब कुछ ही क्षणों में यहाँ से ये अंतिम यात्रा रवाना होगी। बिल्कुल नरेंद्र, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से समर्थक यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये जो जमावड़ा, ये जो भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि कैसे व्यक्तित्व के वो धनी थे और हमेशा उन्हें याद किया जाएगा एक जनसेवक के तौर पर। नरेंद्र, हाँ, ये यहाँ के लिए जनसेवक के रूप में थे। अच्छे विकास कार्यों के करवाने की इनकी जो योजना थी, इनका ये की ध्येय था कि सुजानगढ़ में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य करवाए जाएं। इसी को लेकर बड़ी योजनाएं कोई जो सुजानगढ़ में लाई जाए, यही लोगों का इनके प्रति प्यार था। आज सुबह से ही काफी जन सैलाब यहाँ पर इनके घर पर उमड़ रहा है। नरेंद्र, और कौन से मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, इसकी क्या जानकारी आपको वहां से मिल पा रही है? हाँ, यहाँ पर हमारे साथ हैं भंवर सिंह भाटी, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ, भंवर सिंह जी, जो भंवरलाल मेघवाल थे, आज उनका अंतिम दर्शन करने के लिए काफी उमड़ रहे हैं लोग। क्या कहेंगे कि किस तरह का उनका राजनीतिक करियर रहा है? देखिए, मास्टर भंवरलाल जी बहुत ही लोकप्रिय नेता थे और उन्होंने जीवन पर्यंत गरीब, दलित और पिछड़ों के लिए कार्य किया। उनका जो निधन है वो न सिर्फ सुजानगढ़, न सिर्फ बीकानेर संभाग, बल्कि पूरे प्रदेश में हम सब के लिए अपूरणीय क्षति है। और आज उनका जाना बहुत ही दुखद है। उनके घर में 2 घटनाएं हुई। उनकी पुत्री का भी चले जाना एक बहुत ही दुखद घटना है। और इस सभी लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए उनका जो जुड़ाव था जनता से, उसी वजह से हजारों लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। मैं भी उनको नमन करना चाहूंगा। हमारे साथ थे भंवर सिंह भाटी, जिन्होंने कहा कि मैं भी उनको नमन करने के लिए आए हुए हैं। और लाखों की संख्या में जो भीड़ उमड़ रही है, अभी उनकी अंतिम यात्रा भी यहाँ से रवाना हो चुकी है। बिल्कुल नरेंद्र, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में
लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप और किससे बात करने की कोशिश कीजिए। हाँ, गोविंद सिंह जी डोटास रहे हैं, इनसे बात करते हैं। गोविंद सिंह जी, क्या कहेंगे कि भंवरलाल जी मेघवाल आज हमारे बीच नहीं है, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ रही, किस तरह का उनका राजनीतिक जीवन रहा? देखिए, 77 से लेकर के राजनीति के माध्यम से उन्होंने प्रत्येक वर्ग की सेवा की और विशेषकर जो दलित है, पिछड़ा है, शोषित वर्ग है, उसको ऊपर उठाने के लिए उन्होंने हमेशा हर प्लेटफार्म पे अपनी बात बेबाकी से रखी। और मैं समझता हूँ आज कांग्रेस पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में भी ऐसा नेता नहीं मिलते जो सबको साथ लेकर के और पीड़ित मान्यता की सेवा के लिए वो अपनी बात स्पष्ट बात रूप से उठाते रहते थे। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए हो चाहे प्रदेश के लोगों के लिए हो, अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन विधि का विधान है, कोई रोक नहीं सकता है। एक साथ पिता का, बेटी का, बेटी भी राजनीति में थी, उनका सबका दोनों का चले जाना, ये हमारे सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। ये थे भंवर सिंह जी भाटी जो कह रहे हैं कि इनकी बेटी का चला जाना और इनके एक साथ इतनी बड़ी क्षति होना एक बहुत ही बड़ा जो क्षति है, इसके लिए लोग यहाँ पर याद करेंगे। अब यहाँ पर हमारे साथ हैं जो चिकित्सा मंत्री चलेगी, वो खुद चले गए, परिवार पे और कांग्रेस पार्टी पे ये वज्रपात हुआ है। व्यक्तिगत रूप से भी आप कॉन्शियस नहीं था? देखिए, मैंने अभी बाई इलेक्शन लड़ा अजमेर का, लोकसभा का। उससे पहले हमारे एक विधानसभा का बाई इलेक्शन हुआ, वहाँ पे मास्टर जी ने जिस ढंग से पूरी पार्टी को एकजुट किया, वहाँ खुद ने पड़ाव डाल के काम किया। मैं समझता हूँ कि जीत के पक्के थे और स्टैंड लेना उनको आता था। और जिस ढंग से उन्होंने राजस्थान की राजनीति में अपनी छाप बनाई, एक पहचान बनाई, एक मजबूत राजनेता के रूप में, चाहे आदिवासी अंचल में उदयपुर के प्रभारी रहे हों, चाहे संगठन में जयपुर के प्रभारी रहे हों, हमेशा पार्टी में एक शीर्ष नेता के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। और कांग्रेस पार्टी इस दुख को मैं समझता हूं भूला नहीं सकती। हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारी पार्टी में और सार्वजनिक जीवन में जो शोक की लहर अभी दौड़ी है, ये कमी पूरी नहीं हो सकती। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो परिवार पे वज्रपात हुआ है, मैं समझता हूँ ईश्वर इस परिवार को ताकत देगा। पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और इस दुख की घड़ी में आज पूरा मंत्रिमंडल यहाँ है, हमारी पार्टी यहाँ पर है, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय जो प्रभारी हैं, वो सब लोग यहाँ आए हैं। हम इस सब लोग उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो जहाँ भी रहे, उनको ईश्वर शांति प्रदान करे, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता दे। दलित चेहरा, बड़ा दलित चेहरा था, उसकी कभी भरपाई हो पाएगी? वो दलित नेता जरूर थे, लेकिन वो 36 कौमों के नेता थे। दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन ऐसा नहीं लगता था, जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे बड़े भाई के रूप में थे। हमेशा ऐसा लगता था कि राजनीतिक रूप से अगर किसी के पास जाओगे तो सलाह एक बड़े भाई के रूप में वो देते थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ये थे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जो बातें बातों में भावुक भी हो रहे थे। अब जो उनकी अंतिम यात्रा है वो घर से रवाना हो चुकी है। बिल्कुल, अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है। जो अंतिम यात्रा के लिए जो रथ सजाया गया था, उस रथ में उनके शव को रखा गया है। और अब जो शहर के मुख्य मार्ग है, उनसे होते हुए शमशान घाट ये अंतिम यात्रा पहुंचेगी। अभी लोगों के काफी हुजूम उमड़ रहा है, अभी भी काफी संख्या में लोग हैं, जयकारे लगा रहे हैं। भंवरलाल मेघवाल जो एक दलित नेता थे, यहाँ के दलितों के लिए भी उन्होंने अच्छा काम किया। बिल्कुल नरेंद्र, ये तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये घर से जी अंतिम यात्रा बिल्कुल अंतिम यात्रा उनके जय निवास घर से अभी रवाना हुई है। और ये शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जो लोग हैं उनको रास्ते में भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। काफी संख्या में हजारों की भीड़ उनके निवास पर उमड़ चुकी है। लोग अब जो ये मोक्ष रथ है, इस रथ के पीछे सभी लोग चल रहे हैं जयकारे लगाते हुए।
यहाँ पर जो मंत्री पहुंचे हैं जो वह भी अब इस यात्रा के साथ रवाना हो रहे हैं। लोगों का हुजूम है। ठीक है नरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। चलते हुए भी ले रहे हैं।